हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी कंटिन्यू बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य को स्टार्ट किया था पढ़ना। उसको मैंने दोस्तों आप लोगों को फ्रेमिंग करके बताया था कि जो है इसमें जो है हम लोग को किन किन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। हम लोगों ने पश्चिम अंचल के साहित्य में सबसे पहले रासो साहित्य को उठाया। उसको मैंने दोस्तों बताया आप लोगों को कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अंतर्गत हम लोग को कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं। हम लोगों ने 2 ग्रंथ कवर किया। पहला था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ और दूसरा बीसलदेव रासो ग्रंथ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने अच्छे से आपको दोनों ग्रंथ में कवर करा दिया। आज दोस्तों हम लोग 2 ग्रंथ और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा जैन साहित्य को भी आज ही की क्लास में स्टार्ट कर दें। दोस्तों, जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए आए होंगे वो इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है मेरी जो आने वाली वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो क्लास 1 क्लास 2 करके दी हुई है, उसको जो है आप लोग कवर कर लीजिए, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उससे आपका जो है रिदम हो वो साथ में चलता रहे। दोस्तों, जो मेरी वीडियो है वह जो है छोटी छोटी मैंने जो है डाली है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 12 मिनट 15 मिनट ऐसे समथिंग करके। होता क्या है कि उसको आप जो है सिर्फ सुनेंगे भी 4-5 बार तो भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और टाइम मिले दोस्तों तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि जो है हमारे जो है जब एग्ज़ाम पास आए हमें जो है रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, हमसे अगर कोई जो है प्रश्न पूछ लेता है तो हम लोगों को ऑप्शन की ज़रूरत होती है कि यार पढ़ा तो हूँ या पढ़ी तो हूँ, तो लेकिन ऑप्शन होता तो बता ले जाते, ठीक है। तो ऑप्शन की क्या ज़रूरत है, इतने अच्छा से पढ़ लें हम लोग कि जो है तुरंत उसका उत्तर जो है बता लें, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें जो है हमारे अभ्यास न करने के कारण ही जो है कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग को जो है ये सब चीज़ें सुधार करनी है, कंटिन्यू जो है रिवीजन करना है। और जो मेरी क्लास आपको जो है डे बाय डे मिलेगी उसको आप जो है पढ़ते रहिए, साथ में जो पिछली वीडियो है उसको 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर रहिए, ठीक है। दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, भले ही मेरी वीडियो छोटी रहती है लेकिन उसमें मैं जो है पूरी चीज़ लगभग जो है कवर करा ही देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने रासो साहित्य में 2 ग्रंथ पढ़ा। पहला पढ़ा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, दूसरा बीसलदेव रासो ग्रंथ। दोस्तों, 2 ग्रंथ और हैं। मैंने कहा था ना कि आदिकालीन साहित्य में वैसे तो ग्रंथ बहुत है, लेकिन मुख्यतः जो है 4 जो है आदिकालीन साहित्य का आधार स्तंभ ग्रंथ है। कौन कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, फिर उसके बाद है खुमार रासो और जो है परमाल रासो, ठीक। तो हम लोगों ने 2 ग्रंथ तो कवर ही कर दिया था कि पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो। आज हम लोग जो है 2 ग्रंथ और पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों इसी क्लास में हम जैन साहित्य भी आज स्टार्ट कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग तीसरा ग्रंथ पढ़ते हैं आज, परमाल रासो ग्रंथ। यहाँ से भी दोस्तों छोटी छोटी जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। परमाल रासो, किसी भी ग्रंथ की बात आती है दोस्तों सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो है इसके रचनाकार कौन है। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनीक, ठीक है। यह ग्रंथ जो है 13वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में क्या है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा आल्हा उदल की कहानी, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इस ग्रंथ में जो है परमाल रासो में जगनीक ने जो है आल्हा उदल 2 सरदार थे, उनकी जो है इसमें वीरता का वर्णन उन्होंने किया। और दोस्तों जो मतलब इनकी जो वीरता है उसको जो है गाथा के रूप में, मतलब कि गा के जो है इन्होंने एक आलाखंड नाम दिया उसको, आलाखंड या जो है परमाल रासो जो है नाम दिया काव्य में इन्होंने। तो पूछ देता है कभी कभी कि परमाल रासो या आलाखंड एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस ग्रंथ के अंतर्गत आल्हा उदल 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में आ जाता है कि जो है कि आलाखंड या परमाल रासो में
किसकी वीरता का वर्णन है? तो क्या हम लोग बताएंगे? आल्हा उदल दो सरदारों की वीरता का वर्णन है परमाल रासो ग्रंथ में, जिसके रचनाकार हैं जगनीक। कब लिखा गया? 13वीं शताब्दी में। क्लियर? अब इसको जो है दोस्तों जगनीक ने दोनों की वीरता को गाथा के रूप में जो है गाकर आल्हा खंड नाम दिया, या परमाल रासो कह सकते हैं। जगनीक ने दोनों सरदारों की वीरता का वर्णन गाथा के रूप में वर्णित किया, जिसे काव्य में आल्हा खंड नाम दिया गया। यह परमाल रासो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। जो है अब वीरता का वर्णन है, तो इसमें जो है वीर रस की प्रधानता अधिक हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट? इसमें वीर रस की प्रधानता। अब दोस्तों आता है कि यह जो है परमाल रासो ग्रंथ है या आल्हा खंड, यह जो है सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? सर्वप्रथम दोस्तों 1865 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो जिला न्यायाधीश थे चार्ल्स इलियट, इन्होंने जो है इस ग्रंथ को सर्वप्रथम प्रकाशित कराया। सर्वप्रथम आल्हा खंड को 1865 ईस्वी में तत्कालीन जिला न्यायाधीश, इनका पद भी हमें याद करना है कि ये क्या थे तत्काल उस समय में। ठीक है, जिला न्यायाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। किसको? आल्हा खंड को। क्या क्या दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया? परमाल रासो ग्रंथ। परमाल रासो ग्रंथ के जो है रचनाकार हैं जगनीक हैं। कब इन्होंने यह रचा? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गया हमारे। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें आल्हा उदल दो सरदारों की वीरता का वर्णन हमें दिखाई मिलता है। फिर है जगनीक। जगनीक ने दोनों की वीरता का वर्णन गाथा के रूप में वर्णित किया, जिसे काव्य में आल्हा खंड या परमाल रासो जो है कहा गया है। इसमें जो है वीरता का वर्णन है, तो जो है वीर रस की प्रधानता हमें देने को मिल जाती है। यह आल्हा खंड सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? आल्हा खंड को 1865 ईस्वी में तत्कालीन जिला न्यायाधीश चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है परमाल रासो से क्या बनता है कि जो आल्हा खंड है यह तो उत्तर प्रदेश में मतलब सबसे ज़्यादा गाया जाता है। कब, किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा जो है आल्हा खंड गाया जाता है। इसमें जो है दोस्तों क्षेत्र भी पूछ देता है विशेषकर कि किस क्षेत्र में जो है ज़्यादा गाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र, ये सब दोस्तों पूछा हुआ है, क्षेत्र भी पूछ देता है। बैसवाड़ा क्षेत्र और बुंदेलखंड और ये पूर्वांचल, वहाँ पे आल्हा खंड जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ किस क्षेत्र में गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड बैसवाड़ा और पूर्वांचल। क्लियर? यहाँ पे जो है यह आल्हा खंड वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। दोस्तों परमाल रासो से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। अब दोस्तों जो ये आल्हा उदल थे इनकी वीरता का वर्णन जो है मतलब पूरा आल्हा खंड जो है इसमें जो है एक पंक्ति है विशेषकर, उसमें जो है हमें वर्णन इसका देखने को मिल जाता है। वो पंक्ति भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो पंक्ति मैं बताती हूँ आपको कैसे है, जगनीक का ही लिखा हुआ है।
दोस्तों पंक्तियाँ तो हमें एकदम रट जानी है, पंक्ति से तो क्वेश्चन जो है बहुत आता है। अब तो 10 क्वेश्चन पंक्तियों से और कथन से पूछने लगा है सीधे सीधे। तो पंक्ति है जगनीक की, 12 बरस लय कुक्कुर जीवें, औ 13 लय जीवें सियार। 12 बरस लय कुक्कुर जीवें, और 13 लय जीवें सियार। बरस 18 छत्री जीवें, आगे जीवन को धिक्कार। बरस 18 क्षत्रिय जीवें, आगे जीवन को धिक्कार। आगे जीवन को धिक्कार। क्लियर दोस्तों, ये पंक्तियाँ एकदम आपको रट जानी है। अब इस पंक्ति में जो है पूरे जो आला खंड हैं उनको जो है वर्णित किया गया है। ये जो है पंक्ति किसकी है? जगनीक की है। पंक्ति दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों ने परमाल रासो भी कंप्लीट कर लिया। अब आता है हमारा लास्ट खुमांड रासो। उसके बाद हम लोग का जितना भी रासो ग्रंथ से इम्पोर्टेंट है हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। अब है खुमांड रासो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी 4-5 पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता देती हूँ आपको। खुमांड रासो, खुमांड रासो जो ग्रंथ है, सर्वप्रथम इसके रचनाकार हमें भाई जानने चाहिए कि जो भी ग्रंथ है कि उसके रचनाकार कौन है। खुमांड रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। यह कब जो है रचना प्रकाशित हुई? 9वीं शताब्दी में। दोस्तों ये जो मैंने परमाल रासो और बीसल देव लिखाया और ये इनका जो है दोस्तों हम लोग को जो है जब भी प्रकाशित हुआ है ये भी मिलान के लिए जो है आ जाता है, तो हम लोग को ये भी ध्यान में चलते मतलब रचनाकार को पढ़ते हुए साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि यह जो है कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, खुमांड रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। यह जो है कब प्रकाशित हुआ? 9वीं शताब्दी में। इसमें दोस्तों इसका जो चरित नायक था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है खुमांड रासो में, 4-5 पॉइंट है चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं यहाँ पे करा दे रही हूँ आप लोग को। चरित नायक इसमें मेवाड़ का राजा खुमाणदुति, उन्हीं के जो है युद्धों का वर्णन है इसमें। खुमाणदुति के युद्धों का वर्णन हमें खुमांड रासो ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। अब इस ग्रंथ में अगला पॉइंट का क्या पूछ सकता है? इसमें 5000 छंदों का वर्णन है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। और जो है दोस्तों पूछ देता है खुमांड रासो जो ग्रंथ है वह किस भाषा में है? इसकी भाषा शैली क्या थी? राजस्थानी भाषा। एक पंक्ति है उसमें आपको राजस्थानी जो है दिख जाएगा, मैं पंक्ति यहाँ पे लिख देती हूँ। पीयू चित्तौड़ न आवियूं सावण पहली तीज। ठीक है दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा राजस्थानी भाषा, जैसे पीयू है, चित्तौड़, सावण। ठीक है, ये जो है राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, खुमांड रासो में बस हमें इतना ही याद करना है कि खुमांड रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। कब प्रकाशित हुआ? जो है 9वीं शताब्दी में हुआ। इसका जो है चरित नायक कौन है? मेवाड़ का राजा खुमाणदुति है, उसमें जो है युद्ध का वर्णन है। इसमें जो है मेनली 5000 छंदों का वर्णन है। इसकी भाषा शैली कैसी थी? राजस्थानी भाषा। इसका जो है क्या नाम है दोस्तों? उदाहरण ये है कि पीयू चित्तौड़ न आवियूं श्रावण पहली तीज। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना जो है जो भी मैंने रासो साहित्य में 4 ग्रंथ बताएं वो सब आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। दोस्तों एक प्रश्न बताइएगा मुझे कमेंट में करके, जैसे खुमांड रासो ग्रंथ है इसमें 5000 छंदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बताइए कि जो है ऐसे कौन से महत्वपूर्ण साहित्यकार था जो मैंने
पढ़ाया है उसने जो है अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन किया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं जैन साहित्य के बारे में। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों ने इतिहास में थोड़ा बहुत जैन धर्म के बारे में जो है जानते होंगे। जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, यह जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक, संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। ये जो महावीर स्वामी थे, इनकी जो अनुयायी थे जैन साधु, इनके द्वारा रचित साहित्य ही क्या कहलाया दोस्तों? जैन साहित्य कहलाया। तो जैन साहित्य क्या है? महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित साहित्य ही जैन साहित्य कहलाया। दूसरा क्या है? जैन धर्म का सिद्धांत। चूँकि यह जैन धर्म है तो यह जो है इनका सिद्धांत यही होगा ना कि अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें ये भी आप जान जाइए कि ये जो है प्रचार प्रसार करते थे जैन साधु, वह किसको लेके जो है अपना ग्रंथ रचते थे? जो जैन साधु थे ये अपने तीर्थंकर और आचार्यों को लेकर काव्य की रचना करते थे। ठीक है, क्लियर। अब है अगला जैन धर्म का प्रचार प्रसार। ये जो जैन साधु थे हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम के क्षेत्र में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, विशेषतः दोस्तों गुजरात और राजस्थान के इलाके में। फिर उसके बाद आता है जैन धर्म की मान्यता। जैन धर्म की मान्यता में दोस्तों यह जान लीजिए, इसमें जो है भौतिकवाद और सांसारिक जो चीज़ें थी उसको इसमें जो है मान्यता मिली। इसमें जो भी गृहस्थ जीवन से संबंधित जो भी जरूरी उपादान हुआ करता था उसको जो है जैन धर्म में वैध रूप से माना गया। जैन धर्म एक तरीके से कह सकते हैं यह जो है मानव जीवन के लिए आस्थावान ही रहा है। इसमें आचार विचार की पवित्रता का जो है प्रचार प्रसार हुआ। इसमें अहिंसा, त्याग और करुणा, दया, ये सब जो है का प्रतिपादन महात्म्य रूप से किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा जैन कवियों की जो भाषा शैली थी वह थी किसमें? आचार शैली, फागु और रास शैली में। ठीक है। फिर है कि इनकी भाषा क्या थी? जो जैन कवि थे उनकी जो है भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत भाषा। ठीक है, क्लियर। तो इतना उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। फिर भी छोटा छोटा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जैन साहित्य क्या था? महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित साहित्य क्या है? जैन साहित्य। क्लियर। अब है जैन धर्म का सिद्धांत क्या था? जैन जो है धर्म का सिद्धांत था धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है। अब जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में किया गया? पश्चिम क्षेत्र में। ये सब दोस्तों पूछता है क्षेत्र भी। पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है। अब है जैन धर्म की मान्यता। जैन धर्म की मान्यता में जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें जो है भौतिकवाद और सांसारिक जो है चीज़ों को इसमें जो है मान्यता मिली है। ठीक है, मतलब कि मोटे तौर पे कह लीजिए कि गृहस्थ जीवन से संबंधित जो भी जरूरी उपादान था वो जैन धर्म में वैध जो है माना गया। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे गृहस्थ जीवन से संबंधित जरूरी उपादान वैध माने गए। ठीक है। अब जैन कवियों की शैली क्या थी? मैंने बताया कि जैन कवियों की शैली थी आचार, रास और फागुचरित शैली। ठीक है।
अब है कि जैन कवियों की जन भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत भाषा। अर्धमागधी प्राकृत भाषा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है जैन साहित्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण जैन कवि हैं उनके बारे में। अब यहाँ से दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक एक चीज़ अच्छे से जो है पढ़ते हुए चलना है। यहाँ से हमारे जो है प्रश्न बनते हैं। ये सब चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए बता दी हूँ कि जैन साहित्य क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेनली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट कि महत्वपूर्ण जो जैन कवि हैं उन्होंने जो है कौन सी रचना की, किस रचना में कितने दोहे थे, छंद थे, उनकी रचनाएँ क्या थी, ये सब हमको याद करनी है। मतलब कह लीजिए कि रटनी ही है इनकी जो रचनाएँ हैं, ठीक है। इससे हम भाग नहीं सकते। अब जैन साहित्य में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको हम पढ़ते हैं एक-एक करके, ठीक है। पहला हमारा महत्वपूर्ण कवि हैं देवसेन। दोस्तों एक एक चीज़ बारीकी से समझते चलिएगा, ठीक है। अब देवसेन की हमें जो है रचनाओं के बारे में पढ़ना है। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रावकाचार। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अब इनकी ग्रंथ तो हम लोग देख लिए कि देवसेन की मुख्यतः रचना कौन सी है, श्रावकाचार। इनकी अन्य रचना है, पहले इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान जाते हैं जो है। और जो अन्य रचना है उसकी तो सिर्फ रचना पूछ देगा। इन श्रावका जो चार है इसके बारे में 4-5 चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बताते चलती हूँ। श्रावकाचार में दोस्तों है कि इसमें जो है 250 दोहों का वर्णन है। किसमें? श्रावकाचार में, जिसके रचनाकार कौन है? देवसेन है, ठीक है। और 250 दोहों का वर्णन है। ये तो पता हो गया। एक चीज़ और याद आप लोग करिए कि हिंदी की पहली रचना कौन सी है, वह जिसमें 250 दोहों का वर्णन है, वह है श्रावकाचार, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आ जाता है श्रावकाचार में हमें पढ़ना है। पहले तो हम यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं कि आप लोग भूले ना कि हिंदी की पहली रचना जिसमें 250 दोहों का हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। अब इस 250 दोहों के वर्णन में हमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन देखने को मिलता है। श्रावक धर्म, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देवसेन से क्या है अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें, इनकी जो है और भी रचनाएं हैं जो कि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, और पहली तो मैंने बता दिया आपको श्रावकाचार है। अन्य रचनाओं में इनकी है दर्शनसार, तत्वसार, ठीक है, आराधनासार, दर्शन सार हो गया, तत्व सार हो गया, आराधना सार हो गया, भाव संग्रह, फिर लघुनय चक्र, ठीक है दोस्तों। इनकी यह जो है अन्य रचना है। फिर उसके बाद इनकी एक और रचना है जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है, दव्यसहाय पवास, ठीक है। अपभ्रंश भाषा में कौन सा है इनका, देवसेन का दव्यसहाय पवास। इसका हिंदी रूपांतरण किस नाम से है? इसका हिंदी रूपांतरण द्रव्य स्वभाव प्रकाश, द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ठीक है। क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया देवसेन के बारे में। इनकी रचना है श्रावकाचार, नए चक्र,
ठीक है, हम लोगों ने देवसेन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। इनकी रचना है श्रावकाचार, जिसमें जो है 250 दोहों का वर्णन हमें देखने को इसमें मिल जाता है। इसमें जो है यह जो है हिंदी की ऐसी पहली रचना है जिसमें 250 दोहों का वर्णन है। ठीक है, इसमें जो है श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दर्शन सार, तत्व सार, आराधना सार, भाव संग्रह, लघु नय चक्र। अच्छा, एक और है नय चक्र। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में इनकी कौन सी रचना है, दव्य सहाय पवास। इसका हिंदी रूपांतरण है द्रव्य स्वभाव प्रकाश नाम से है। एक दोस्तों और चीज़ है देवसेन में, डॉक्टर नगेंद्र ने जो इनकी रचना है श्रावकाचार, इसे जो है हिंदी की प्रथम रचना मानी। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानी। ठीक है, क्लियर दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एक बार अच्छे से। दूसरे महत्वपूर्ण हम लोग जो है जैन कवि पढ़ेंगे स्वयंभू को। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका समय क्या है, 8वीं शताब्दी। सबका समय भी हमको याद करते चलना है। ठीक है, स्वयंभू की बहुत इम्पोर्टेंट एक रचना है पौमचर्यू। क्या है, पौमचर्यू। यह जो है राम कथा पर आधारित है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऋट्रेमी चर्यू। यह कृष्ण कथा पर आधारित है। रचना के साथ साथ दोस्तों हमें ये सभी पढ़ते चलना है कि ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। स्वयंभू द्वारा रचित ऋट्रेमी चर्यू किस पे आधारित है, राम कथा पर, कृष्ण कथा पर। ठीक है, तो यह कृष्ण कथा पर आधारित है। पौमचर्यू राम कथा पर आधारित है। और तीसरा इनका है स्वयंभू छंद। 5वीं रचना है इनका पंचमी चर्यू। ठीक है, यह जो है इसमें 5 कांड हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब दोस्तों स्वयंभू से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इनकी रचनाएं पढ़ ली जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली है पौमचर्यू जो कि राम कथा पर आधारित है। दूसरा है ऋट्रेमी चर्यू, यह कृष्ण कथा पर आधारित है। फिर तीसरा है स्वयंभू छंद, पंचमी चर्यू। दोस्तों ये सब आप जो है रचनाएं लिख लिख के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब इनके बारे में क्या है आता है दोस्तों, जो राम कुमार वर्मा थे स्वयंभू को हिंदी के प्रथम कवि ही यह घोषित कर दिए थे। तो ये भी पूछता है। और दोस्तों मैं जो है आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि किस जो है कवि ने किसको जो है अपना मतलब हिंदी का प्रथम कवि माना या किसने माना कि हिंदी की पहली रचना है, वो सब मैं एक वीडियो में अलग से आप लोग को बताऊंगी। फिर भी जो चीज़ें ध्यान आती रहेंगी वो मैं कराती रहूँगी। ठीक है, तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि घोषित कर दिया। ठीक है, अब स्वयंभू से क्या आता है क्वेश्चन, स्वयंभू से ये भी आता है कि जो है इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि की उपाधि दी गई थी। क्या, स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि की उपाधि दी गई। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि। जितने दोस्तों रचनाकार हैं उनके में उपाधियों को भी याद करते हुए चलना है। ठीक है, और भी क्या कहा गया, अपभ्रंश का कालिदास। अपभ्रंश का कालिदास, जिसकी दोस्तों सिर्फ रचनाएं इंपॉर्टेंट है वो तो मैं रचना कराऊंगी। जिसके जो है जो भी रचनाकार हैं उनसे कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप एकदम परेशान मत होइए, मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कवर कराऊंगी। ठीक है, तो स्वयंभू में हमें क्या पढ़ लेना है, हमें ये पढ़ लेना है कि इनका जो है समय 8वीं शताब्दी। ठीक है,
अब एक चीज़ और, हाँ मैं भूल रही हूँ इसमें, हाँ स्वयंभू को जैन साहित्य का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। यहाँ लिख दे रही हूँ, जैन साहित्य का प्रथम आचार्य किसे माना गया? स्वयंभू को। इनकी रचना क्या थी? पौमचर्यो जो कि राम कथा पर आधारित है, ऋठमेहुचर्यो कृष्ण कथा पे आधारित है, फिर स्वयंभू छंद पंचमी चर्यो। और क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया। इनकी जो ये 2 उपाधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास। ठीक है, तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण जैन कवियों में 2 कवि को पढ़ लिया, एक देवसेन और स्वयंभू। आज हम लोग एक लास्ट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, एक क्लास और रहेगी, उसमें जैन साहित्य के 5 और हैं महत्वपूर्ण कवि, उनको मैं करा दूंगी। तो एक और हम लोग पढ़ ही लेते हैं, आज 3 कवर कर लेते हैं। शाली भद्र सूरी हैं, इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। शाली भद्र सूरी, इनका दोस्तों एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। किसकी है? शालिभद्र सूरी के जो है द्वारा रचित ग्रंथ। यह कब रचा गया? 1184 ईस्वी में। ठीक है, 2 पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इनका जो है सन हमें याद करना है, और जो है इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ की रचना की। इसमें दोस्तों भारतेश्वर और जो बाहुबली जो ये राजा थे उनकी वीरता का वर्णन और युद्धों का एक तरीके से इस ग्रंथ में युद्धों का इनके विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें जो है 250 छंदों का वर्णन है। ठीक, यह एक खंड काव्य है। जो मैंने श्रावकाचार जो देवसेन द्वारा रचित ग्रंथ है जो बताया था, उसमें 250 दोहों का था। ठीक है, इसमें 250 छंदों का वर्णन है खंड काव्य में। ठीक है, ये 3 चीज़ें, क्या चीज़ें हो गई? 1 2 3 4 चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें तो मान लीजिए भारतेश्वर बाहुबली, ये भारतेश्वर बाहुबली जी का जो है वीरता का वर्णन बहुत ही विस्तार रूप से किया गया है, ये भी आप नोट कर लीजिए। भारतेश्वर और बाहुबली के युद्धों का वर्णन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों और इम्पॉर्टेंट है कि मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? भारतेश्वर बाहुबली रास को। मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ को। क्लियर दोस्तों, हम लोगों ने जो है क्या जो है तीसरे जैन कवियों के बारे में क्या क्या पढ़ा कि जो है शालिभद्र सूरी ने कौन सी रचना की? भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ। कब किया? 1184 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 250 छंदों का वर्णन है, खंड काव्य के रूप में रचित ग्रंथ है। इसमें भारतेश्वर एवं बाहुबली जो राजा थे उनकी युद्धों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को जो है भरपूर सहयोग दीजिए, अपने जो प्रिय दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह इस वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।